हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 इकोनॉमिक सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहे आज के इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका अर्थ जानने से पहले थोड़ा सा हमें बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है और इसे कैसे टू पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया था। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1933 में ओस्लो विश्वविद्यालय नॉर्वे के जो प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रैगनर फ्रिस, उनका नाम था रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस ने 1933 में अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा हमारा इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको बोला जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका जो अन्य नाम है वो है आपका कीमत सिद्धांत। इसी को बोला जाता है यानी कि प्राइस थ्योरी। इसी को सूक्ष्म बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लघु अर्थशास्त्र। ठीक, तो जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इसको बोला जाता है व्यापक, बृहत, सामूहिक, समष्टि, आय तथा रोजगार का सिद्धांत। आय तथा रोजगार का सिद्धांत। तो ये थे इनके अन्य नाम। अब हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फर्म होता है, एक उद्योग होता है एंड एक व्यक्ति का इसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। देन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक रूप से गतिविधियों का संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब इसका जो आय तथा रोजगार का सिद्धांत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत क्यों कहा जाता है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उपभोक्ता के उपभोग की समस्या अथवा एक फर्म की कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे। ये तो था हमारा इंट्रो। अब हम वन बाय वन आज का जो टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको। 1928 की जो विश्वव्यापी मंदी हुई थी तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों के पूर्ण रोजगार के सिद्धांत की विफलता का तथा प्रोफेसर किन्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के प्रकाशन से व्यापक अर्थशास्त्र को अधिक प्रोत्साहन मिला। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो
समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र है, इसको प्रोत्साहन कैसे मिला? तो जो 1928 की विश्वव्यापी मंदी थी और जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का जो पूर्ण रोजगार के सिद्धांत की उसकी अनसक्सेसफुल हुआ, एंड देन जो प्रोफेसर किन्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के प्रकाशन से व्यापक अर्थशास्त्र को अधिक प्रोत्साहन मिला। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके जो अन्य नाम है, इसको व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है, बृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है, इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, इसी को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और इसी को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, तो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समूह अथवा समग्र रूप से आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत व कुल विनियोग का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे आपको मैक्रो शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो मैक्रो शब्द के बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक, तो मैक्रो शब्द है, इसको मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ठीक है, मैक्रोस मैक्रोस से हुई है। ठीक, जिसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है मैक्रोस का बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार मैक्रो बड़े समूह से क्या होता है, संबंधित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मैक्रो शब्द है वो मैक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, बड़ा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब बात करेंगे डेफिनेशन की। समष्टि या फिर व्यापक अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे पे हम यहाँ बात करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोर्डिंग, इन्होंने बोला है कि जो व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का नहीं वरन इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो प्रोफेसर बोर्डिंग है उन्होंने पूरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपोजिट डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो जो व्यापक अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन न करते हुए इसमें सामूहिक मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, ये बोलना चाह रहे प्रोफेसर बोर्डिंग। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सूस। इन्होंने बोला है कि जो व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण करता है। प्रोफेसर, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन। इन्होंने बोला है कि व्यापक अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। क्या करते हैं, जो व्यापक अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक, और एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मार्शल, उन्होंने इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी थी। यहाँ पे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा ना ही माइक्रो आएगा, इन्होंने ओनली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जीवन के साधारण जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में, ठीक, संबंध में मानव जाति का अध्ययन करता है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक, तो इसको यहाँ पे याद करिएगा।
अकॉर्डिंग टू मार्शल, इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन करता है। ये अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे व्यापक अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है। ब्रांचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो व्यापक अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र आय तथा रोजगार का सिद्धांत, कीमतों का सिद्धांत, आर्थिक विकास सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत। तो व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसके शाखा के अंतर्गत आएगा। एंड देन इसी के अंदर थ्योरी ऑफ प्राइस का भी अध्ययन किया जाता है। एंड देन इसके अंतर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का भी अध्ययन किया जाता है। एंड देन इसमें मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी अध्ययन किया जाता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे कीमत सिद्धांत के अंतर्गत उपभोग फलन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है और निवेश फलन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कीमत सिद्धांत के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन आता है, उपभोग फलन का सिद्धांत एंड निवेश फलन का सिद्धांत कीमत सिद्धांतों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उपभोग फलन के सिद्धांत यानी कि उतार चढ़ाव या व्यापार चक्र सिद्धांत। ठीक है, उतार चढ़ाव यानी कि कभी वृद्धि होगी कभी कमी होगी, तो यही क्या कहलाएगा, उपभोग फलन का सिद्धांत कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि व्यापक अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, तो इनके प्रकार देखेंगे हम। मोस्टली यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 3 टाइप से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यापक स्टैटिस्टिक्स, जिसे बोला जाता है मैक्रो स्टैटिक्स। सेकंड है तुलनात्मक व्यापक स्टैटिस्टिक्स, और नेक्स्ट है कंपैरेटिव मैक्रोस्टैटिक्स, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे व्यापक प्रायोगिक यानी कि मैक्रो डायनेमिक। तो यहाँ पर हम वन बाय वन बात करेंगे कि जो व्यापक स्थितिकी होती है यह क्या होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है अथवा स्थायी स्थिति में किया जाता है, परंतु इसमें यह बताने का प्रयत्न नहीं किया जाता कि आर्थिक दशा उस बिंदु विशेष अथवा साम्य पर किस प्रकार पहुंची। ठीक, वस्तुतः यह तो साम्य का अध्ययन है। आर्थिक संसार में परिवर्तन होता रहता है और विभिन्न यौगिक अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया द्वारा नए नए संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक, इन विभिन्न संतुलन स्थितियों का अध्ययन ही समष्टि स्टैटिक्स विश्लेषण कहलाता है। अब देखेंगे कि यह स्टैटिक्स संतुलन की स्थिति में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की व्याख्या करते हैं। संतुलन की अंतिम स्थिति में यह व्यापक चरों के संबंधों की व्याख्या करता है। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो ये समीकरण दिया है किन्स के सामान्य सिद्धांत से। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि व्यापक स्टैटिस्टिक्स का जो समीकरण है वो कहाँ से उत्कृत है तो ये है उद्धृत है किन्स के सामान्य सिद्धांत से। किन्स के सामान्य सिद्धांत से यह समीकरण क्या है, उद्धृत है। ठीक है, तो समीकरण देखें यहाँ पे YC इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक है, तो यहाँ पर कुल आय, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा कुल आय इज इक्वल टू कुल उपभोग व्यय। ठीक है, कुल उपभोग व्यय प्लस कुल विनियोग। ठीक है, तो ये था हमारा समस्त व्यापक स्टैटिक्स, यानी कि यह स्टैटिकी संतुलन की स्थिति में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की व्याख्या करता है। संतुलन की अंतिम स्थिति में यह व्यापक चरों के संबंधों की व्याख्या करता है। समीकरण के रूप में देखें YC इज इक्वल टू C प्लस I। अगर यह समीकरण आपसे पूछा जाता है कहाँ से उद्धृत है तो ये किन्स के सामान्य सिद्धांत से उद्धृत है। और अगर हम इसको इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हिंदी में दिया जाता है तो कुल आय इज इक्वल टू कुल उपभोग व्यय प्लस कुल विनियोग होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं तुलनात्मक स्टैटिकी। इसके अंतर्गत उपभोग तथा विनियोग आदि सामान्य आर्थिक तत्वों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे व्यापक प्रायोगिकी। इसके विकास में रॉबर्टसन, सैमुएल्सन, हिक्स तथा हेरोल्ड आदि अर्थशास्त्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो व्यापक प्रायोगिकी है इसका विकास
किस किस अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है, तो इसमें रॉबर्टसन, सैमुएल्सन, हिक्स तथा हैरोल्ड का नाम महत्वपूर्ण आएगा। ठीक है, यह विश्लेषण परिवर्तनशील आर्थिक संसार का एक चित्र प्रस्तुत करता है तथा लगातार परिवर्तन की व्याख्या करता है। प्रावैगिकी यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मैक्रो डायनेमिक यानी कि इसमें हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो ये थे अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है, व्यापक अर्थशास्त्र के 3 टाइप से, व्यापक स्टैटिकी, तुलनात्मक व्यापक स्टैटिकी और व्यापक प्रावैगिकी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जो व्यापक अर्थशास्त्र का फर्स्ट विशेषता है वह है व्यापक दृष्टिकोण, क्योंकि ये क्या करता है, किसी इंडिविजुअली एक व्यक्ति फर्म का अध्ययन न करते हुए ये समस्त समूह का अध्ययन करता है, इसीलिए इसका जो दृष्टिकोण है वह व्यापक कहलाएगा। सेकंड देन ये है व्यापक विश्लेषण। इसके अंतर्गत जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका विश्लेषण समूह के रूप में किया जाता है। एंड देन इसका इस समूह का हित, जैसे कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखा, उसमें इंडिविजुअली किसी व्यक्ति, फर्म और उद्योग का ही वहां पे अध्ययन किया जाता है, परंतु इसमें पूरे समूह के हित की बात की जाती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे परस्पर निर्भरता। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो व्यक्तिगत सामने स्तर के परिवर्तन का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता, जबकि समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबंध होती हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के स्तर में भी परिवर्तन होगा। यदि फॉर एग्जाम्पल एक देश अपने विनियोग को बढ़ाता है तो उसके गुणक प्रभाव से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप कुल रोजगार, उपभोग, विदेशी व्यापार आदि में भी गुणक प्रभाव से परिवर्तन होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो व्यापक अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आवश्यकता थी वो आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आर्थिक नीति के निर्धारण में व्यापक अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर आर्थिक विकास का मापदंड के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है एंड देन इसका प्रयोग किया जाता है। एंड यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी। तो जो व्यापक अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि इसकी आवश्यकता होती है और इसका वहां पर प्रयोग किया जाता है। अब जटिल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां ही परस्पर मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं और उन इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न आर्थिक इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाए। ठीक है, तो ये थी व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकताएं एवं उनका प्रयोग। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पर हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फादर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर होगा जॉन मेनार्ड किन्स क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। एंडनी की फेमस पुस्तक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रोफेसर किन्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। एंड देन यहाँ पे थर्ड यहाँ पे पॉइंट देखेंगे कि व्यापक अर्थशास्त्र में समूह अथवा समग्र रूप से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। एंड देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे समष्टिगत अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आय तथा रोजगार का सिद्धांत क्या है, सामूहिक अर्थशास्त्र क्या है, बृहद अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि क्या है, इट मीन्स कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही पूछ रहा है।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, बड़ा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।